दोस्तों, इसके पहले के पार्ट में आपने सुना था कि पायल अपनी माँ से दिशांत से प्रेम करने की बात कहती है और उसकी माँ दिशांत से शादी के लिए न बोल देती है। अब चलिए आगे की कहानी सुनते हैं। उन्होंने अपनी पूरी प्रॉपर्टी, हॉस्पिटल, अपना सब कुछ दिशांत के नाम कर दिया है और वैसे भी मुझे उनके पैसों और धन दौलत में कोई दिलचस्पी नहीं। मुझे सिर्फ दिशांत चाहिए, मतलब चाहिए। पहली बार जिस दिन आपके साथ दिशांत से मिली, तब से मेरे मन में उनके लिए एहसास पनप रहे थे। उन्हें देखना, उन्हें सुनना, उनके आसपास रहने को मन व्याकुल रहना। नींदों में सोते जागते हर पल मैं उनके एहसास में डूबी रहती थी। अब जाकर मुझे सही मायने में समझ आया है कि आई लव डॉक्टर दिशांत। और हाँ मम्मी, अभी सिर्फ उनकी सगाई हुई है, शादी नहीं, जो टूट भी सकती है। अंकिता को कोई और लड़का मिल सकता है, लेकिन मुझे सिर्फ दिशांत चाहिए। पायल सुरेखा का हाथ पकड़ नम स्वर में कहती है, मम्मा, यदि मुझे उनका साथ नहीं मिला तो आपकी बेटी मर जाएगी मम्मा। पहली बार आपकी बेटी को सच्चा प्यार हुआ है मम्मा, प्लीज़ मेरी मदद करो ना। अंकिता और दिशांत भाई और आपकी वजह से समझौते का रिश्ता निभा रहे हैं। आप भाई की शादी अंकिता से करवा दीजिए। हाँ, कर लीजिए मम्मा। उनके रिश्ते के लिए करण भाई तो उससे प्यार करते हैं, केशु भाई, आरती भाभी, यहाँ तक कि पापा को भी वो पसंद है मम्मा। सिर्फ घर में एक आप हैं जो इस रिश्ते के खिलाफ हैं। अपने फैसले पर एक बार फिर सोचो मम्मा। यदि अंकिता की शादी भाई से हो जाती है तो मुझे भी आसानी से अपना प्यार और दिशांत का साथ मिल जाएगा। पायल की बातें सुन सुरेखा की आंखें क्रोध से लाल हो जाती हैं और अंगारे बरसाने लगी। वो पायल का एक हाथ पकड़ अपने करीब करती हैं और एक झन्नाटेदार थप्पड़ पायल के गाल पर रसीद कर अपने दांतों को पीस कर कहती हैं, हिम्मत कैसी हुई तेरी पायल, मेरे सामने अंकिता और करण के रिश्ते की बात करने की। कान खोलकर सुन लेना, तू जो तेरे सर पर उस सिरफिरे डॉक्टर के प्यार का बोझ चढ़ा है ना, उसे उतार देना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो अपनी उंगली से पायल को पॉइंट आउट करके कहती हैं, न वो लड़की मेरे घर की बहू बनेगी, न वो लड़का मेरा दामाद। और यदि तूने कुछ भी उल्टा सीधा किया तो मैं तेरी शादी 1 महीने के अंदर करवा दूंगी। फिर भले ही वो लड़का कैसा भी निकले, ये तेरी किस्मत। लेकिन मैं सुरेखा गोयल अपने जीते जी अक्षत गोयल की परछाई भी अपने घर में नहीं पड़ने दूंगी। इतना बोल उसका हाथ गुस्से से झटक अपनी वाकर के सहारे खुद के रूम में बढ़ जाती हैं। पायल अपने गाल पर हाथ रख सुरेखा को जाते देख रही नम स्वर में कहती है, आपका रिश्ता नहीं जुड़ा डॉक्टर से, उसका बदला आप अपने बच्चों से निकाल रही हैं न मम्मा, क्योंकि पापा नहीं, अक्षत मित्तल आपकी पसंद थे। उनसे शादी के सपने संजोए थे ना आपने। मम्मा, आपके सपने पूरे नहीं हुए तो आप कैसे अपने बेटे बेटी को उसका प्यार दे पाओगी। यही मेन कारण है न मम्मा अंकिता को रिजेक्ट करने का, क्योंकि वो अक्षत मित्तल की बेटी है जिसने अपने प्यार के लिए आपको रिजेक्ट कर दिया। पायल के मुंह से ये सारी बातें सुन सुरेखा के पैरों तले की ज़मीन खिसक गई। उसकी आंखों में आंसू का सैलाब उमड़ आया तो अपने आप से कहती है, देख लो अक्षत, आज आपका किया धरा मेरे बच्चों के आगे भी आ गया। जो बात बरसों थे दफन थी,
वो यूँ मेरी ज़िंदगी में तूफान लाएगी, ये कभी सोचा भी नहीं था। आज आप इतना नीचे गिर गए कि आपने समाज और परिवार के सामने अपनी बेटी की सगाई का झूठा दिखावा किया और दूसरी तरफ मेरी नासमझ बेटी को मोहरा बना उसके दिमाग में हमारे बारे में उल्टा सीधा भर के उसके मन में अपनी माँ के खिलाफ जहर भर दिया। लेकिन मैं सुलेखा सुरेखा गोयल हूँ, तुम्हारी कोई चाल कामयाब नहीं होने दूंगी। मेरी बेटी को ढाल बनाया तुम, अंकिता को कभी इस घर की बहू नहीं बना पाओगे। तुम्हारा सपना कभी पूरा नहीं होगा अक्षत, भले ही आपने उस लड़के को अपना नाम दिया हो, लेकिन है तो वो एक अनाथ ही। किसका गंदा खून है जो आप मेरी बेटी के माथे मढ़ रहे हो? आप पहले भी साथी थे और आप आज भी नहीं बदले। एक तीर से दो शिकार करने चले हो ना। डॉक्टर तो भूल जाओ, क्योंकि अब मैं बरसों पहले वाली सुरेखा नहीं, जो अपने परिवार और बाबूजी की इज्जत की खातिर हार मानकर चुपचाप अपने जज्बातों को भीतर समेट बैठ गई थी। आज आपके सामने सुरेखा का वो अवतार खड़ा है जो आपकी बेटी और वो लड़का तो दूर, मेरे घर की दहलीज पर आपकी एक झींक सी नहीं पड़ने दूंगी। सुरेखा अपने पीछे मुड़ गुस्से से बेभरते हुए पायल के करीब आकर उसके बालों को अपने हाथों में कसकर कहती हैं, हाँ बोल, था मेरा पहला प्यार अक्षत मित्तल, क्या करेगी तू? बोल हाँ, उस गंदी नाली के कीड़े के लिए तू अपनी माँ को ब्लैकमेल करने को सोच रही है ना? तो चल, तेरी ये इच्छा मैं पूरी कर देती हूँ। आज जो तेरे पापा नाइट में नहीं आएंगे, लेकिन कल सुबह तेरे सामने मैं अक्षत और मेरी अधूरी कहानी सुनाऊंगी। वैसे भी हमारा रिश्ता तो उस मोड़ पर खड़ा है जहाँ हम दोनों पहले ही एक छत के नीचे साथ रहकर भी अलग हैं। लेकिन इसके बावजूद तेरी उस लड़के से शादी कभी नहीं होगी। सुना तूने? ये पकड़ फ़ोन और जिसे करना है कर ले। मैं भी देखती हूँ आखिर मेरी बेटी कितनी हदें पार करती है। वो पायल के हाथ में फ़ोन पकड़ा गुस्से में दंडनाते हुए अपने रूम में जाकर अंदर से गेट बंद लॉक कर बेड पर निढाल सी बैठ गई। इतनी देर से जब दांसुओं का सैलाब उनकी आंखों से उमड़ उनके गालों के जरिए गर्दन पर फिसलने लगा, वो अपने एक हाथ से खुद का मंगलसूत्र पकड़ भावुक स्वर में कहती हैं, इतने सालों से जिन मोतियों को कसकर थामा था, अच्छा ताज आपके एक प्रहार से हिला दिया। आपने ना मुझे पहले कहीं का छोड़ा, ना आज अपनी बेटी को मेरे गरन के गले थोपने के लिए आपने आज मेरे बेटी बेटी पति सबको मेरे खिलाफ मोहरा बना लिया। क्यों अक्षत? क्यों बताया आपने पायल को हमारा अतीत? सुरेखा बरसों पहले की भांति आज भी गलतफहमी का शिकार बन अक्षत और अंकिता को न जाने कितनी देर तक कोसती हुई अपनी उधेड़ बुन में बैठी रही। यहाँ पायल अपने कमरे में आकर सिसकते हुए कहती है, आपसे उम्मीद थी मम्मा कि आप मेरी हेल्प ज़रूर करेंगी, लेकिन आज आपके आगे भी बरसों पुराना प्रेम आ गया। खुद के रिजेक्ट के कारण आप मुझे और भाई को सज़ा दे रही हैं, जो मैं किसी कीमत पर नहीं होने दूंगी। एनी कॉस्ट मुझे दिशांत चाहिए, और जो गलतफहमी आपने अक्षत अंकल के खिलाफ पाल रखी है ना, वो बिल्कुल गलत है। ये वक्त आने पर आपको पता चलेगा।
अपना प्यार पाना कोई गलत नहीं मम्मा। अंकल ने जो किया वो सही था। मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं। लेकिन आज आपसे एक वादा करती है। पायलिए, राज अपने भाइयों और पापा के सामने मेरी जुबान पर कभी नहीं आएगा। आप माँ हैं हमारी। आपको ब्लैकमेल, छी मम्मा, इतना घटिया इल्ज़ाम। वो अपने आंसू पोंछ फ़ोन लेकर नंबर डायल कर गंभीर आवाज़ में कहती है, मुझे अभी इसी वक्त आपसे मिलना है। आज कोई बहाना नहीं चलेगा आपका, क्योंकि यहाँ अलग ही रायता फैल चुका है। सामने वाला शख्स गंभीर स्वर में कहता है, ओके, जगह और टाइम तुम्हारे मोबाइल पर सेंड कर रहा हूँ। इतना बोल फ़ोन रख देता है। थोड़ी देर में ही पायल के मोबाइल की मैसेज टोन बज उठी। वो झट से मैसेज को रीड करती है और सामने लगी घड़ी पर एक नज़र डालकर कहती है, अभी बहुत टाइम है मेरे पास। मम्मा को लंच करा दवाई देकर मैं चुपचाप निकल जाऊंगी। वो अपने रूम से बाहर किचन में चली जाती है। इधर देवराज पांडे के साथ अपने पुराने अड्डे पर पहुंचते हैं। देव गाड़ी साइड में लगा कर कहता है, छोटू, 2 चाय और एक राज बाबू के लिए ब्लैक कॉफ़ी। छोटू उनके पास आकर कहता है, सलाम साहब, आप बैठो, बस यूँ गया और यूँ आया। उसकी बात और स्टाइल देख राज और देव के चेहरे पर मुस्कान आ गई। देवराज को मोबाइल में उलझे देखकर कहता है, जब हेडक हो रहा है तो ज़रूरी है मोबाइल में घुसना। कॉफ़ी पीकर चुपचाप घर निकल। और हाँ, कल से तुझे पिसांगन चौकी जाना है। अगले 10 दिन तक तेरी डे शिफ्ट ही है। राज मोबाइल ऑफ कर अपनी पॉकेट में डाल देव को देखकर कहता है, और तू कहाँ भी राजेगा? देव हंसते हुए कहता है, तू बैठा है ना सनी के जैसे चिपक कर मेरी कुंडली में, पीछा कहाँ छोड़ेगा? दोनों की ड्यूटी वही है। कुछ असंदिग्ध गतिविधियाँ चल रही हैं उस एरिया में। कल जाकर देखते हैं क्या मामला है। रेडी रहना। सुबह 8 बजे। एक हॉर्न में अपनी सोना को छोड़कर नहीं आया तो साले यहीं छोड़कर चला जाऊंगा। ऊपर से एब्सेंट शो और करूँगा। फिर अच्छे से यहीं हनीमून मना लेना। राजदेव को देख सख्त लहजे में कहता है, बेटा तू अपनी सोच, मुझे ज्ञान मत दे ज़्यादा। वैसे मेरे हनीमून का सुन, तुझे क्यों चूल मची है? राज शरारत से, अब 3 महीने तक कहीं कोई सीन नहीं है तेरा। वो देव के मज़े लेते हुए कहता है, वैसे देव तेरे साथ कुछ ज़्यादा घपला नहीं हो रहा? आई मीन फर्स्ट नाइट सुखी भी थी, वैलेंटाइन डे पर डब्बा गोल हुआ तेरा, और अब फर्स्ट एनिवर्सरी ये भी हाथ से गई। वैसे कुछ तो प्लान किया होगा ना, ये करूँगा वो करूँगा। लेकिन तेरे सारे अरमानों पर साले तुझे तो अब साले तुझे तो अब किस भी सोच समझ कर। देवराज की गर्दन पकड़ एक हाथ से उसका मुंह दबाकर कहता है, एक शब्द यदि तेरे मुँह से और निकला ना तो साले पूरा दांत तोड़ दूंगा। फिर सिंड्रेला को उसका डोडो मिलेगा, पोपला बिना दांतों वाला हिटलर। कमीना खुद की बात ऊपर आने से पहले ही सामने वाले को धर दबोचता है। नौटंकी कहीं का, टांग खींचने में सर नहीं दुख रहा तेरा? कमीने जल्दी से कॉफ़ी पीकर निकल, नहीं तो लात भूजन यही हो जाएगा तेरा। राज उससे अपना कॉलर छुड़ाते हुए शरारत से कहता है, वैसे देवघर जाकर अपने जान के साथ झूले पे बैठकर एक बार सोचियो ज़रूर मेरे भाई। देव उसकी बात सुन मुस्कुराते हुए कहता है, हाथ जोड़ता हूँ कमीने, मुंह बंद रख अपना। दोनों दोस्त आज
काफ़ी दिनों बाद यूं एक दूसरे से मस्ती में मस्त थे। पांडे को आते देख दोनों बातों का रुख मोड़ अपनी अपनी कॉफ़ी चाय पीने लगी। कुछ देर में देव पांडे थाने निकल गए। वहीं राज भी अपनी गाड़ी लेकर रवाना हो गया। रागनी अर्जुन काव्या के श्रीकांत जी के साथ बैठे नाश्ता कर रहे थे कि एकदम से खाते खाते ही रागनी को जोर से उबकाई आने लगी। वो अपने मुंह पर हाथ रख वॉशरूम की ओर भागने लगी कि अर्जुन भी चेयर से उठ बेचैनी से कहता है, आराम से रागू, इतनी हड़बड़ी क्यों कर रही हो? मम्मी ने कल ही कहा था थोड़ा संभाल कर चलो। इतना बोलो फुर्ती से उसे अपने गोद में उठाकर वॉशरूम में ले जाते हैं। वहीं काव्या जी भी उनके पीछे आकर अंदर आते हुए कहती हैं, अर्जुन हट बेटा, मैं संभाल लूँगी। अर्जुन जी रागिनी को आँख के इशारे से हिम्मत रखने का बोलकर कहते हैं, आइए मम्मा। इतना बोल वहाँ से हट गेट पर आकर खड़े हो गए। काव्या जी रागिनी की पीठ सहलाती हुई उसके सिर पर हाथ फेर कर कहती हैं, बस बेटा, ज़्यादा जोर मत लगाओ और हिम्मत रखो, कुछ दिन ऐसा ही चलेगा। वो रागिनी को फ्रेश करवा कर बाहर लाती हैं। रागिनी सामने खड़े अर्जुन को देख नम स्वर में कहती है, मम्मा जी बहुत घबरा रहा है, सुबह से बेचैनी हो रही है। काव्या जी उसकी बात सुन फैन की स्पीड बढ़ाते हुए उसके पास बैठकर हल्की नाराज़गी से कहती हैं, रागिनी इतने टाइट कपड़े पहने हैं बेटा, जी तो घबराएगा ही। कल से तुम ढीले कुर्ते पहनोगी घर में, सुन लिया? रागिनी सकपकाते हुए कहती है, लेकिन मम्मा पापा के सामने फिर कभी भी घर पर बुआ जी। काव्या जी उसे देख प्यार से कहती हैं, ये सब देखना मेरा काम है। बुआ आए या मामी, मैं खुद अपने आप उन्हें देख लूँगी। रही इनकी बात तो ये तुम्हारे पापा जैसे हैं बेटा, और इस अवस्था में यदि सबके सामने सबके बारे में सोचकर खुद का ध्यान नहीं रखा तो तुम आए दिन खुद भी परेशान होगी और अर्जुन के साथ हमें भी करोगी। अब सोच लो तुम्हें करना क्या है। रागिनी उनके कंधे पर सर रख कर कहती है, आप जैसा बोलेंगी मम्मा, मैं वैसा ही करूँगी। अर्जुन, हमें आज ही आप शॉपिंग करा दीजिए। काव्या जी उड़ते हुए कहती हैं, हाँ ये सही है, तुम वैसे ही अभी अपने मायके जा रही हो। अर्जुन, आज आते वक्त इसे शॉपिंग करवा कर लाना। तुम्हारे जाने के बाद मैं रेना को बोल दूँगी, सारे कपड़े उठाकर वो ऊपर वाले रूम में रख देगी। अब वैसे भी ये कपड़े तुम्हारे साल भर तक काम नहीं आने वाले। यहाँ अभी के हिसाब से हम तुम्हारे सारे कपड़े जमा देंगे। ठीक है, अब थोड़ी देर रेस्ट करो, मैं आधे घंटे बाद फ्रेश जूस भेजती हूँ, वो पी लेना। और हाँ अर्जुन, अगर ये पीने में आनाकानी करे तो मुझे बुला लेना, मैं देख लूँगी इसे। अर्जुन जी हल्के से मुस्कुरा कर कहते हैं, जी मम्मा। रागिनी तुम रेस्ट करो, मैं पापा के पास। काव्या जी अर्जुन का हाथ पकड़ कर कहती हैं, तेरे पापा के पास उनकी पत्नी है, यहाँ इसको तेरी ज़रूरत है। चुपचाप यहाँ बैठ इसके पास, मैं रैना के हाथ तेरा नाश्ता यहीं भेजती हूँ। पापा के पास जाना है इन्हें। वो अर्जुन को वहीं छोड़ बाहर से उनके कमरे को लॉक कर हॉल की तरफ बढ़ जाती हैं। अपनी माँ का रागिनी के प्रति इतना कंसर्न देख अर्जुन रागिनी दोनों की आंखें भीग उठी। अर्जुन जी जैसे ही बेड पर बैठ जाते हैं, रागिनी झट से उनके सीने से लग उनकी कमर के इर्द गिर्द अपनी बाहें लपेट लेती है। अर्जुन जी उसे अपने आगोश में भरकर एक हाथ से उसके गले से दुपट्टा हटा गहरी आवाज़ में कहते हैं, रागू
कितना टाइम हो रहा है? ये कुर्ता देखो जरा। इतना बोल उसका हाथ पकड़ ड्रेसिंग के आगे खड़े करके कहता है। रागिनी खुद के साथ साथ बेबी का भी सोचो यार। जैसे तुम्हें इन कपड़ों में घुटन हो रही है तो वो भी घबरा कर अंदर हलचल करेगा ना। क्या ज़रूरत थी ऐसे कपड़े पहनने की? इतना बोल उसकी कुर्ती की उलझनों को खोल। बात करते करते उसके कंधे से सरका हल्के से अपने होठों से उसकी गर्दन के निचले हिस्से पर छूकर कहता है, अब ठीक लग रहा है रागिनी, या फिर मेरे स्पर्श से थोड़ा सा तरोताज़ा करूं तुम्हें? रागिनी अर्जुन का हाथ पकड़कर कहती है, नहीं अर्जुन, हम ठीक हैं। 2 मिनट दीजिए, मेरे पास एक लूज ड्रेस है, हम चेंज करके आते हैं। अर्जुन उसका हाथ पकड़ गहरी आवाज़ में कहता है, कोई ज़रूरत नहीं यहाँ से हिलने की। मुझे मम्मा ने क्यों छोड़ा है यहाँ? तुम्हें समझ नहीं पड़ता क्या? मेरे सीने से लगकर चुपचाप खड़ी रहो, मैं चेंज करता हूँ। वो फटाफट से अलमीरा से रागिनी के लिए एक नी से थोड़ा सा नीचे लूज क्रोग स्टाइल का स्वेलेंस कुर्ता निकालते हैं और उसके पास आकर रागिनी को फिर से ड्रेसिंग के आगे खड़ा कर आहिस्ता आहिस्ता उसके बदन से हर एक आवरण उतार साइड में रख। उसे अपनी बाहों में भरकर कान पर होंठ रख फुसफुसाते हुए कहता है, थोड़ी देर ऐसे ही खुद को छुपा लो मेरे आगोश में, रिलैक्स मिलेगा। इतना बोल अपना हाथ होले होले उसकी बैक पर सहलाते हुए धीरे से गर्दन की तरफ लहराते हुए उसके हर एक उतार चढ़ाव को प्यार से सहलाकर रागिनी के पेट पर लाकर थम जाते हैं। अर्जुन जी उसकी पूरी टमी पर अपनी हथेलियों से हरकत करते हुए कहते हैं, बच्चा, अब से आपके पापा आपको कोई परेशानी नहीं होने देंगे। आपकी ग्रैनी ने मम्मा की अच्छी डांट लगाई है। अब यदि मम्मा फिर से आपको परेशान करे तो आपके पास दो ग्रैंड दादू नानू हैं, हम उनसे मम्मा जी की शिकायत कर देंगे। इतना बोल घुटने के बल नीचे बैठ अपने हाथों से रागिनी की कमर सहलाकर होले से उसकी टमी पर अपने होंठ रख देते हैं। रागिनी के हाथ अर्जुन के बालों में उलझ कर रह गए। वो लहराते हुए कहती है, अर्जुन, हमें ऐसे और फैन से ठंड, प्लीज़ हमें कपड़े पहना दीजिए। अर्जुन जी एक बार फिर उसकी टमी को छूकर खड़े होते हैं कि रैना गेट नॉक करके कहती है, भैया, आंटी ने आपका नाश्ता और भाभी के लिए जूस भेजा है। अर्जुन जी रागिनी की ड्रेस पहनाते हुए कहते हैं, रैना वेट ए मिनट। वो फुर्ती से रागिनी को फ्री कर बेड पर लिटा देते हैं और खुद गेट खोलते हुए कहते हैं, आओ रैना। रैना अंदर आकर ट्रे टेबल पर रखकर कहती है, भाभी, ठंडा जूस है, आंटी ने कहा है नॉर्मल करके पीना। रागिनी मुस्कुराकर कहती है, हाँ अर्जुन, आप भी नाश्ता कर लीजिए। रैना के जाते ही अर्जुन नाश्ता कर रागिनी को जूस पिला आधे घंटे आंखें बंद कर रेस्ट करने का बोल उसके सिरहाने बैठ उसका सर दबाने लगी और कुछ देर में ही रागिनी को नींद लग गई। 2 घंटे बाद जब रागिनी सोकर उठी, पहले काव्या जी ने दोनों को अच्छे से लंच करवाया। उसके बाद अर्जुन रागिनी को लेकर उसके मायके चले गए। इधर पायल खाना लेकर सुरेखा के रूम पर आकर नॉक करके कहती है, मम्मा, खाना लाई हूँ आपका। सुरेखा अंदर से ही कहती हैं, भूख नहीं है अभी, जब लगेगी तो खा लूँगी। मेरे लिए किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं। पायल विनती करते हुए कहती है, मम्मा, पापा का फ़ोन आएगा तो मैं क्या जवाब दूँगी? जी छोड़ो और खाना खा लो। सुरेखा सख्त लहजे में कहती हैं, मैंने कहा तो
जो सुनाई नहीं पड़ता क्या? यहाँ से जा और काम कर अपना तू। पायल गुस्से से कहती है, ठीक है, जैसे जो मर्जी हो करो। वो खाने की प्लेट टेबल पर रखकर कहती है, दीना, एक खाना ले जाकर कैस रोल में रख दो। जब मम्मा को भूख लगे गर्म करके दे देना। दीना धीरे से कहता है, ठीक है मैडम। पायल खाना खाकर रेडी होती है और घड़ी में टाइम देखकर कहती है, अब निकलना चाहिए, पहुंचने में भी आधा घंटा लग जाएगा। वो अपनी स्कूटी की चाबी और बैग लेकर निकल जाती है। जहाँ पहले से ही एक शख्स मुंह पर हाफ पॉइंट कपड़ा बांधे उसका इंतजार कर रहा था। पायल के पहुंचते ही वो औपचारिक बातचीत कर गंभीर स्वर में कहता है, अब बताओ क्या कहना है और किसने रायता फैलाया। पायल भावुक स्वर में उसे सारी बातें बताकर कहती है, जैसा कहा मैंने किया, लेकिन यहाँ मम्मी और भड़क गई मुझ पर। अब कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। न डॉक्टर मेरी बात सुनने को तैयार है, न मेरी मम्मी। अब बताओ क्या करूं? क्योंकि ये शादी मुझे हर हाल में करनी है, चाहे जो हो जाए। दिशांत को मैं किसी और का होने नहीं दूंगी। वो शख्स उसे गहरी नज़रों से देखते हुए कहता है, ठीक है, अब मेरे पास लास्ट एंड फाइनल प्लान है। कर सकती हो तो करो, वरना जो जैसा चल रहा है उसे एक्सेप्ट करो। पायल उसकी बात सुनकर कहती है, अब प्लान बताइए। दिशांत को पाने के लिए मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। पायल की बात सुन उस शख्स के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो उसकी आंखों में देखकर कहता है, तो फिर सुनो। जैसे जैसे वो शख्स अपना प्लान पायल को बता रहा था, उसकी आंखों में बेचैनी और चेहरे पर घबराहट के अनगिनत भाव उभरने लगे। वो उसका पूरा प्लान सुनकर कहती है, लेकिन इसमें रिस्क। वो शख्स गहरे स्वर में कहता है, रिस्क तो तुम्हारे मुझसे मिलने पर भी है मैडम। भरी धूप में तुम यहाँ अकेले इस सुनसान जगह कैफ़े में आई हो। यदि किसी ने देख लिया तो? मैडम, अपना प्यार पाना चाहती हो तो बिना रिस्क के कुछ हासिल नहीं होगा। कोई जल्दबाजी नहीं है। आराम से 2-3 दिन में सोच समझ कर जवाब देना। टेक केयर। वो खड़े होकर पायल को एक नज़र देखता है और जैसे ही अपने कदम बाहर निकालता, पायल उसे रोक कर कहती है, मुझे आपका प्लान पसंद है। अपने प्यार को पाने के लिए मैं ये भी करूँगी। एक आखिरी दाम और खेलना है। यदि इस बार भी मेरे हाथ निराशा लगी तो मैं उस ईश्वर पर सब कुछ छोड़ हमेशा के लिए अपने कदम पीछे खींच लूँगी। वो शख्स पीछे मुड़कर कहता है, गुड, वेरी गुड। आगे क्या, कब क्या कैसे करना है? तुम्हारे नंबर पर मैसेज आ जाएगा। और इतना बोल वहाँ से निकल जाता है। अग्रवाल हाउस में रात जब घर पहुँचता है तो घर के सारे मेंबर्स लंच से फ्री होकर नेहू के साथ खेल रहे थे। राज फटाफट अपनी ड्रेस चेंज कर नीचे आता है और नेहू को गोद में उठाकर उसके गालों को चूम कर कहता है, और मेरे भारत के भारत, क्या नए कारनामे किए आज आपने? और यदि आप ग्रैंड दादी और नानी से डर गए तो मुझे बताओ, हम दोनों मिलकर इनकी क्लास लगाएंगे। सरला कड़क आवाज़ में कहती हैं, एसीपी, पहले पेट पूजा कर ले अपनी, बाद में इत्मीनान से क्लास लगाना। जाकर बैठ टेबल पर। शीतल तेरा खाना लगाती है। राज सरला की गोद में नेहू को सुला नीलिमा का हाथ पकड़कर शरारत से कहता है,
इतने दिन अपने पति के हाथों बहुत कसरत करवाई है, अब अपने देवर के हाथ से रेस्ट करिए। इतना बोल उसके मुंह में एक नाइट खिलाकर शीतल को भी खिला उसका हाथ पकड़ यहाँ वहाँ देखते हुए अपने होठों से लगाकर कहता है, बहुत टेस्टी बना है राजमा चावल, थैंक यू मेरी हुस्न परी। नीलिमा शरारत से कहती है, क्या बात है भैया, आज अपने हुस्न परी पर बड़ा प्यार आ रहा है। इतना टेस्टी खाना मिला है आपको तो अपनी सोना को अजमेर की सैर करवा कर शॉपिंग पर ले जाइए। आफ्टर ऑल स्पेशल लोगों का स्पेशल हनीमून है तो सब कुछ स्पेशल होना चाहिए ना। राज खाना खाते हुए नीलिमा की टांग खींचते हुए कहता है, भाभी जान, अपनी हुस्न परी पर तो राज को 24 घंटे प्यार आता है, लेकिन क्या करें, आपकी देवरानी हम पर अपनी नज़रें इनायत करती ही नहीं, दूर दूर भागती हैं ये आपके देवर से। इसलिए इनके लिए 15 दिन की सज़ा मुकर्रर हुई है कि है राज अग्रवाल ने। वहाँ अपने एकांत बास में हम इन्हें दिखाएंगे कि पति से कैसे प्यार करते हैं।